नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त जरिया बताया। उन्होंने कहा कि ये अभियान विशेष रूप से सुदूरवर्ती और दूर दराज गाँव में रहने वाले लोगों, दिव्यांगजनों, पेंशन से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिए है। सीएम ने कहा कि सरकार लोगों के घरों के पास जाकर शिविर लगा रही है, जिनमें सभी प्रशासनिक विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और जिलाधिकारी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद भी समय समय पर इन शिविरों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वो शिविरों में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। जन की सरकार जन जन के द्वार लोगों के द्वारा बहुत इस अभियान को सराहा जा रहा है और ये सच में ये अभियान उन लोगों के लिए है जो समाज के अंतिम छोर में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, दूर दराज गाँवों में रहने वाले लोग हैं। उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो विकलांग है, जिनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, जिनके पेंशन नहीं लग पाई है, अनेक जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं, उन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भी उस श्रेणी में नहीं आए, उनके घर के पास जाकर सरकार के सभी विभाग, सभी प्रशासनिक विभाग काम कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, जिलाधिकारी उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं भी बीच बीच में सभी स्थानों पर जा रहा हूँ। हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण भी और हमारे सांसदगण भी में प्रतिभाग करेंगे और जनता और जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और भी लोग, जो भी हमारे ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत, सभी लोग इस सहभागी बनकर, मेरा सबसे अनुरोध भी है कि उन्हीं के लिए, जनता के लिए ये शिविर लगाए जा रहे हैं, इस प्रकार के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, वो इन शिविरों में लोगों की सहायता करें, लोगों का जो काम है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जरूर उनका सहयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में भाग लेकर जो सरकार ने इन शिविरों का आयोजन किया है उसका लाभ अवश्य उठाएं। मैं सब अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और जगह जगह आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की ओर से प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने जिन तत्वों को नकार दिया, उनकी ओर से अंकिता भंडारी मामले को पुनः उजागर कर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष लगातार अपने स्वार्थ और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अंकिता भंडारी मामले का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस समय अंकिता की हत्या की गई उसके 24 घंटों के अंदर आरोपियों पर कार्रवाई की गई, साथ ही एसआईटी गठित की गई जिसमें एक एक साक्ष्य को एकत्रित कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आप सबको मालूम है कि काफी समय से प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास उन तत्वों के द्वारा किया जा रहा है जिनको राजनीतिक रूप से जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। वो हमारी बेटी अंकिता का नाम लेकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज बेटी अंकिता की आत्मा भी इनको श्राप दे रही होगी कि किस प्रकार से उसका नाम लेकर के ये अपनी राजनीति सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार की अनर्गल बातें की जा रही हैं वो राजनीति के लिए, राजनीति में काम करने वालों के लिए भी पीड़ादायक है। लोहाघाट में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच सोमवार को बीजेपी ने लोहाघाट में कांग्रेस पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाते हुए मीना बाजार चौराहे पर कांग्रेस का पुतला दहन किया। नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर और चंद्रकला मेहरा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मामले में त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। इसके बावजूद कांग्रेस राजनीति के लाभ लेने का प्रयास कर रही है। महिला मोर्चा नेताओं ने भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और सबूत होने पर न्यायालय में पेश करने की चुनौती दी। सबसे पहले मैं तो ये कहूँ कि अंकिता भंडारी जो है हमारी उत्तराखंड की नहीं, हमारी भी बेटी है। जो ये पक्ष विपक्ष जो वार्तालाप चल रहा है ये बंद करें, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जहाँ तक हो सकता है उसको न्याय दिलाया है। जिस पर भी आरोप लगा उसको पार्टी से निष्कासित करा
और सीबीआई जांच भी बिठा रखी है। अब लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो ये कह रही है कि एसआईटी की गठित करवा, जबकि एसआईटी का उसमें बयान लिया था, महिला पुलिस कर्मियों को भी उसमें रखा गया था। लेकिन अंकिता के लिए जो भी जिनके साथ जो ऐसा मतलब आरोप लगाया था उनको कारावास आजीवन वो उनको सजा सुनाई गई है और उसमें जुर्माना भी गया है। ये एक पक्षी विपक्षी खाली एक कहने वाली बात है। अंकिता के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो करना था वो बेहरूपी से किया है और अगर विपक्ष को अगर संतुष्टि नहीं हो रही है तो वो सरकार में जाए, वहाँ से अपना जो भी प्रूफ होता है वो लाए, तब ये जो है भारतीय जनता पार्टी का वो पुतला फूके। धन्यवाद। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। सर्वविदित है कि कांग्रेस ने आज तक झूठ की राजनीति की है। 50 सालों से झूठ के बलबूते उन्हें राज किया है। आज इस प्रदेश की हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार की को वह डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से उन्होंने झूठ का पुलंदा बनाकर और ये एक अंकिता हत्याकांड का मोहरा बनाया गया है, जबकि इस समय 3 आरोपियों को जेल में है और मामला कोर्ट न्यायालय में विचाराधीन है और जैसा न्यायालय का निर्णय आएगा वो सभी को मान्य होगा। और ये ज़बरदस्ती एक दूसरे पर आक्षेप लगा के मुद्दों को ज़बरदस्ती उछाला गया है और मृत आत्मा को जो है परेशान किया जा रहा है। और ये जिंदे को तो परेशान करते करते हैं और कांग्रेस का एक नियम है कि जो मर गया भी उसको भी दिनों दिन मतलब इस आंदोलन के मुहिम से उसको परेशान किया जा रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जो मुख्य आरोपी थे वो सलाखों के अंदर है और जैसा न्यायालय का आदेश आएगा, जांच चल रही है, जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बिना दोष के तो किसी को दोष लगाया जाएगा, क्योंकि न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसको पता नहीं पा रही है और दिन प्रतिदिन पुराने गढ़े हुए मुद्दों को निकालने का प्रयास कर रही है। जो आम जनता जानती है कि जो उस मामले में कार्रवाई अभी तक हुई है, उसके कुछ जो कोर्ट द्वारा ऐसे आरोपी हैं उनको अंदर रखा गया है। यदि ऐसी स्थिति तो कांग्रेस को समय से इस मुद्दे को समाज के सामने लाना चाहिए था। यह अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाकर लोगों को अपने जो मुद्दे हैं उनसे भटका रही है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी अच्छी पार्टी रही है। इसका उद्देश्य हर सदैव सर्वजन हिताय रहा है। ये समाज के सभी वर्गों का विकास करते हुए आई है, वही आगे भी करेगी। मैं समाज से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे विपक्ष के छोटे छोटे मुद्दों में अपना ध्यान न भटकाकर हम सब मिलकर कैसे हमारा उत्तराखंड एक अच्छा समृद्ध उत्तराखंड बने उसके लिए प्रयास करें। निश्चित रूप से अंकिता हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है और ये कोई कांग्रेस की जो इस समय घटिया मानसिकता कहेंगे, क्योंकि पूर्व में 2 साल हो चुके हैं तब इस केस का जो पर्दाफाश हुआ था और जो भी इसमें अपराधी थे वो अभी अदालत में जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। जैसा कि पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से ये कांग्रेस के कारण ये खराब घटिया माहौल बना है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो उन पे गलत आरोप किए जा रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा करता है। और अंकिता भंडारी अगर कांग्रेस इस प्रकार के कोई साक्ष्य यहाँ पे पेश करे तो निश्चित रूप से हम अंकिता भंडारी जी को न्याय के उनके पक्ष में पहले भी थे। अगर ऐसे कोई आरोपी या कोई इस प्रकार का कोई सबूत मिलता है तो निश्चित सीबीआई जांच अगर चाहते हैं तो उसके पक्ष में भी हमें कोई ऐसा नहीं कि मतलब हम अपराधी को बचाने का प्रयास करें। देहरादून में निजी और व्यावसायिक वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। साल 2025 में रिकॉर्ड 91,782 नए वाहन पंजीकृत हुए, जो पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा हैं। इनमें से कई दोपहिया और निजी कारें शामिल हैं, जबकि सार्वजनिक परिवहन और भारी वाहनों की संख्या काफी कम हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार निजी वाहनों की बढ़ोतरी ही शहर में जाम की मुख्य वजह बनी है। अगर हम 2025 के वर्ष की अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 91,780 गाड़ियां जो है हमारी रजिस्टर्ड हुई हैं। इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सब मिला के हैं। और 2024 की बात करेंगे तो वहाँ 87,000 गाड़ियाँ थी, तो लगभग 4 से 4,500 गाड़ियाँ जो हैं हमारी एक फाइनेंशियल ईयर में जो है गाड़ियों में बढ़ोतरी हुई है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे GST की जो छूट मिली
लोगों ने पुरानी गाड़ियाँ ना लेके नई गाड़ियों में वो शिफ्ट हुए हैं। और बहुत सारे जो अभी हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ग्रोथ हुई है, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर हुई है, तो इसलिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई। हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की तीर्थ पुरोहितों की मांग पर सांसद त्रिवेद सिंह रावत ने सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे जल्दबाजी में लिए जाने वाला फैसला बताया। उन्होंने कहा कि पहले कुंभ क्षेत्र की स्पष्ट सीमा तय होनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र रुड़की, मंगलौर, बहादुराबाद और श्यामपुर तक फैला है। त्रिवेद सिंह रावत के अनुसार बिना अध्ययन और मंथन के इस पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। वहीं संत समाज ने तीर्थ पुरोहितों की मांग का स्वागत करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ऐसी परंपराएं रही है और सरकार अगर इस पर फैसला लेती है तो वह स्वागत योग्य होगा। कुंभ क्षेत्र कहाँ तक है पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो पंचपुरी है और ऋषिकेश है, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये पहले से ही गैर हिंदुओं के लिए वर्जित है। और हर की पैड़ी क्षेत्र में तो कोई रात्रि होटल में भी निवास नहीं कर सकता है। अब कुंभ क्षेत्र की बात है, आपका क्वेश्चन सही है या गलत है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि पर ये गलत चीज है ना। कुंभ क्षेत्र तो हमारा पूरा रुड़की, अब जो हिंदू नहीं होगा तो उसे रहने नहीं दिया जाएगा। पूरा इलाका इसमें आता है, पूरा आपका श्यामपुर आता है, पूरा आपका ऋषिकेश तक का, और बल्कि पूरा जो स्वर्ग आश्रम है, सारे इलाके आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिमांड में पढ़ रहा था, आज गंगा सभा की कोई डिमांड इस तरह की आई है, लेकिन इस पर काफी कुछ चिंतन मंथन और अध्ययन करने की जरूरत होगी। हमारे गंगा सभा ने और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो ब्रह्म कुंड पर ना हो, क्योंकि ब्रह्म कुंड सनातन की एक धरोहर है और उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता बनी रहे, क्योंकि स्कंद पुराण के केदार खंड में 3 कुंड का वर्णन आया है। एक भीम कुंड भी है और मध्य में ये ब्रह्म कुंड है और कनखल में सती कुंड है। तो जो गंगा सभा ने कहा, और हम तो ये कहते हैं बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्षेत्र को भी गैर हिंदुओं के लिए वर्जित करना चाहिए, वो ये अच्छा निर्णय है और ये शासन प्रशासन के स्तर पर ही ये संभव हो सकता है। और कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदू को तो वर्जित हो ही हो, यहाँ मांस मदिरा की जो है ना, जितना भी कुंभ क्षेत्र है उस पूरे कुंभ क्षेत्र में कहीं भी मांस और मदिरा की दुकानें भी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम के रूप में काम करता है, पर जब भी धर्मी लोग अपवित्रता को फैलाते हैं तो ये मांग जायज हो जाती है। तो आज इसकी जरूरत है। तो वैसे सनातन धर्म तो समभाव का नाम है, हम किसी जाति और मजहब के विरोधी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि जब जातिगत मजहबों से ऊपर उठकर सनातन धर्म काम करता है तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर ही बार बार कुठाराघात होता है। कभी थूक जिहाद होता है, कभी कोई जिहाद होता है। अनेक तरह से हमारी साधना को अपवित्र करते हैं कुछ लोग, पूरी जाति नहीं, कुछ लोग करते हैं। इसलिए उन जाति के मुखियाओं को भी चाहिए कि ऐसे अराजक तत्वों को अपने बीच से बाहर करें, फिर सनातन धर्म के साथ बैठे। मांग उठेगी, ये बहुत ही उचित मांग है। कुंभ बहुत ही पवित्र होता है और 4 स्थानों पर कुंभ लगता है, जैसा कि आप सबको पता है। तो हरिद्वार वैसे भी देवभूमि का द्वार है और हरिद्वार में गैर जो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उनको इस कुंभ में आने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो एक श्रद्धालु के रूप में आते हैं, वो श्रद्धा भावना के साथ आते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं, चाहे वो थूक जिहाद हो, चाहे वो अन्य ऐसे भोजन में मिलावट का मामला हो, तो ऐसे लोगों का यहाँ पर प्रवेश वर्जित करना चाहिए। और जिस प्रकार से वेटिकन सिटी और मक्का मदीना में गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, तो ऐसे ही कुंभ क्षेत्र में भी होना चाहिए।
ये सरकार का सोचने का विषय हमारा नहीं है। उनको कहाँ बसाएंगे, कहाँ रखेंगे। दुनिया भर के नए नए शहर बस रहे हैं, आप बसाइए उनको यहाँ से। लगता है कि पूरा कुंभ क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, क्या ये संभव हो पाएगा? संभव क्या नहीं है। जब सरकार और समाज कुछ ठान लेता है तो 500 साल पुराने बाबरी ढांचे को विध्वंस कर दिया। देखो, हरिद्वार नगर पालिका एक्ट में अंग्रेजों के टाइम से लिखा हुआ है कि हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी विधर्मी निवास नहीं करेगा। वर्तमान में परिस्थिति क्या है कानून रूप से मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी नगर निगम बन गया है, तो नगर निगम में ज्वालापुर भी है, तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत लोग रहते हैं। तो इस मांग के ऊपर सरकार अगर विचार कर रही है, कुछ क्षेत्र अगर सीमित करती है तो स्वागत योग्य होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का सेवन अगर घाटों पर होता है तो सरकार को उसको रोकना चाहिए। और ये जो गंगा सभा के द्वारा मांग की गई, इसका अध्ययन करके फिर उसके बाद साधु समाज इस पर। लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र बहुत बड़ा, बिल्कुल कुंभ मेला क्षेत्र तो बड़ा है। सारे कुंभ मेला क्षेत्र में ये मांग करना मैं इसको उचित नहीं मानता, क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र तो पूरा 3 जिले इसमें लगते हैं। टिहरी भी इसमें आता है, देहरादून का भी कुछ भाग आता है, हरिद्वार का भी कुछ भाग आता है, लेकिन हरिद्वार जो प्रॉपर सिटी का जो क्षेत्र है वहां तक अगर ये रहता है इसका स्वागत होना। जनवरी का महीना शुरू होने के बावजूद भी गंगोत्री धाम में अब तक बर्फबारी नहीं हुई, जिससे क्षेत्र में असामान्य हालत बने हुए हैं। इन दिनों तापमान -0 डिग्री से लेकर -11 से 12 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। इसके बावजूद वहां पर इन दिनों करीब 25 श्राद्धों साधन कर रहे हैं। साथ ही गंगोत्री नेशनल पार्क के 6 और पुलिस के 2 कर्मचारी समेत गंगोत्री मंदिर समिति के कर्मचारी तैनात हैं। वहीं छोटी बड़ी नदियां और नाले जम गए हैं, जबकि भागीरथी नदी में बेहद कम पानी बह रहा है। पेयजल लाइनें जमने से धाम में तैनात साधु संत, कर्मचारियों और पुलिस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कनखू बैरियर इंचार्ज राजवीर रावत ने कहा कि गंगोत्री धाम में इस सीजन में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन तापमान में अब भारी गिरावट आने के चलते गंगोत्री समेत गौमुख ट्रैक के सभी नदी नाले पूरी तरह से जम चुके हैं। बर्फबारी और बारिश न होने से सेब बागवानों और किसानों में निराशा है, क्योंकि सूखे का असर फसलों पर भी पड़ रहा है। नैनीताल में रामनगर के मालधन चौड़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जो लोकतंत्र और प्रशासन पर दावों पर सवाल खड़े कर रही है। ये कहानी उन 600 परिवार की है जो पिछले 65 सालों से अपनी ही आंगन में अवैध कहलाए जा रहे हैं। जिस मिट्टी को उन्होंने पसीने से सींचा, जिस जमीन पर उनकी 3 पीढ़ियां जवान होकर बुजुर्ग हो गई, आज उसी जमीन पर उनका कोई कानून वजूद नहीं है। कागजों की हेराफेरी ने हजारों लोगों को उनके हक से महरूम कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नैनीताल में रामनगर का मोहन नगर और शिवनाथपुर पुरानी बस्ती, कहने को तो ये विकसित गांव हैं, जहां स्कूल हैं, सड़कें हैं और राज्य और केंद्र सरकार के दिए बिजली पानी के कनेक्शन भी हैं। लेकिन एक कड़वा सच इन ग्रामीणों के सीने में पत्थर की तरह चुभ रहा है। साल 1975 के लगभग से ये लोग लोकतंत्र के महापर्व में वोट डाल रहे हैं, लेकिन आज भी सरकारी फाइलों में इनके घरों का कोई भी वजूद नहीं है। हम मोहन नगर के निवासी हैं और लास्ट 60-65 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी ग्राम पंचायत जो है मालधन चौड़ है, और उससे हम जुड़े हुए भी। हमें जब ग्राम पंचायत यहाँ बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा उस समय, तो वहीं से हमारा वार्ड नंबर शुरू होता है, वार्ड नंबर 1 और 2 मोहन नगर से, और पूरी ग्राम पंचायत फिर आगे बढ़ते हुए वहाँ हम लोग निवास करते हैं। काफी समय से हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि लाइट हो गया, सड़क हो गई, स्कूल हो गया, और जमीनों सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की सुविधा गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, पर आज तक हमें वहाँ मालिकाना हक नहीं मिला। तो उसके संबंध में हम विधायक जी के पास आए थे। एक विधायक जी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, और विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है कि इस स्तर पे हम कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को मालिकाना हक दिलवाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मोहन नगर के हम लोग हो गए, और हमारे साथ ही लगता हुआ पुरानी बस्ती शिवनाथपुर है जो गांधीनगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। वहाँ भी लगभग 6, 7, 8 और 9 वार्ड के लोग रहते हैं, और उन लोगों भी हमारे साथ उसी समय से रहते हुए 60-65 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उन्हें भी आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। तो उन लोगों और मोहन नगर दोनों के स्थानीय निवासियों ने विधायक जी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, इस स्तर पर हम लोग आ रखे हैं, और विधायक जी ने भी आश्वासन दिया कि एक कार्य को हम आगे से आगे बढ़ाते हुए आपको मालिकाना हक नियमितीकरण करने की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। इस तरह से विडंबना देखिए, इनके पास राशन कार्ड तो है पर अपनी जमीन की खतौनी नहीं है। इनके पास वोटर आईडी तो है पर अपने आशियाने का मालिकाना हक नहीं है। सरकार की हर योजना इनके दरवाजे तक पहुंचती है, बस एक अधिकार की चिट्ठी आज तक नहीं पहुंची। जबकि लोग वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक नेताओं और अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है।
सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हम माननीय विधायक जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनको राजस्व ग्राम का दर्जा दे करके। ये देखिए, हमारे जो ग्राम पंचायत है, पंचायत भवन वहाँ बना हुआ है, पानी की टंकी बनी है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, आरडब्ल्यूडी की सड़क है, सिंचाई की सारी व्यवस्था है, सरकारी ट्यूबवेल यहाँ पर लगे पड़े हैं, सरकारी विद्यालय हैं, सारी सुविधाएं जो होती हैं एक पंचायत की वो सारी हैं, स्ट्रीट लाइटों से लेके सब कुछ सुविधाएं हैं और पानी का निकास, नालियां सब कुछ बनी हुई है। लेकिन बस अगर सरकार नहीं करती है, अनदेखा करती है इस बार भी, तो हम इस जो हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है उसके बाद हम जितने भी हमारे पास दस्तावेज उनको लेकर हम कोर्ट जाएंगे। जब ये ग्रामीण विधायक कार्यालय पहुंचे तो आंखों में नमी और हाथों में वो पुराने कागज थे जो अब धुंधले पड़ चुके हैं। ग्रामीणों ने सिसकते हुए बताया कि उनके दादा परदादा इसी उम्मीद में दुनिया छोड़ गए कि एक दिन उनके बच्चों को अपनी जमीन पर हक मिलेगा, लेकिन अफसोस आज उनकी तीसरी पीढ़ी भी वही जद्दोजहद कर रही है। मोहन नगर और शिवनाथपुर पुरानी बस्ती के कुछ भूमि से संबंधित एक ज्ञापन गांव के लोगों को द्वारा दिया गया है जो मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, और मैं उस फाइल को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास, और मुख्यमंत्री जी विशेषकर इस प्रकार के जो जमीनी विवाद है उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि जिससे दिक्कत ना हो। जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं में बनाने में या निर्माण करने में कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष का ध्यान करते हैं। और जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उसमें कोई समिति बनानी होगी, कुछ बनानी होगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे। कह रहा हूँ ना कि कैसे उसको निराकरण किया जाए, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता शासन निकालेगा। आरोप है कि प्रशासन ने बड़ी चालाकी से इन आबादी बस्तियों को कृषि योग्य बंजर घोषित कर दिया है। कागजों पर कलम चलाकर एक पूरी आबादी का वजूद ही मिटा दिया गया। फाइलों में दर्ज ये झूठ आज हजारों जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। कई बार लोगों ने इसकी मांग उठाई, लेकिन किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। अजीब लगता है कि किसी इलाके में लोग वर्षों से अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, वो आज भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कोई इसे लेकर गंभीर तक नहीं है। लोग परेशान हैं और कई बार इन ग्रामीणों ने अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगाई, कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया, फिर भी बात नहीं बनी। आज हम मालदन चौड़ के अपने मोहन नगर और पुरानी बस्ती ग्राम सभा और माननीय विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को, और हमारे क्षेत्र की जो समस्या है इसको लेकर पहुंचे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आगे निवेदन करते हैं कि हमारे जो क्षेत्र में जो पूरे सरकारी कार्य हुए हैं उनको देखते हुए, उनके दस्तावेज उनको देखते हुए इनको मूलभूत सुविधा दे जाए और राज्य गाँव बनाया जाए। ये 60-65 साल से रह रहे हैं और सभी लोग यहाँ के निवासी हैं। सवाल बड़ा है, अगर यहाँ कोई रहता ही नहीं तो ये रोड, ये नदी पर पुल, ये स्कूल और ये स्ट्रीट लाइटें किसके लिए हैं? उन बुजुर्गों की रूह को क्या जवाब देगा प्रशासन, जो अपनी जमीन सरकारी दस्तावेजों में मालिकाना हक देखने की हसरत लिए इस दुनिया से चले गए। सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल, खेतों में लहलहाती ये फसलें गवाह हैं कि यहाँ सिर्फ बंजर जमीन नहीं बल्कि यहाँ इंसानों के सपने दफन हैं। इन नम आंखों को अब बस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उम्मीद है। क्या इन 600 परिवारों का वनवास खत्म होगा या फिर एक और पीढ़ी इस कागजी खेल की भेंट चढ़ जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।